वो आवाज आज भी पूरे बाजार में गूंजती है। एक तेज करारा थप्पड़ जिसने सिर्फ एक आदमी के चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी वर्दी की झूठी शान पर भी निशान छोड़ दिया था। और उस दिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही थप्पड़ एक ऐसी आग बन जाएगा जो कुछ दिनों बाद एक पट्टन बर्दे खोजारी मासूम लड़की की जिंदगी को जला देने की कगार पर पहुंचा देगा। जौनपुर का वह पुराना बाजार, जहां हर दिन की तरह आज भी चहल पहल थी। ठेलों पर सब्जियां सजी थीं, लोग मोलभाव कर रहे थे, और बीचों बीच खड़ी थी एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई, कमर कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अभी भी उम्मीद की एक हल्की सी चमक। उसका नाम था राम दुलारी। वही राम दुलारी जो रोज सुबह 4 बजे उठकर खेतों से सब्जी तोड़ती और फिर इस बाजार में आकर अपना ठेला लगाती थी। उसके लिए यही ठेला उसकी दुनिया था, उसका सहारा था, उसकी सांसों की वजह था। लेकिन उस दिन उसकी दुनिया कुछ ही सेकंड में बिखरने वाली थी। अचानक भीड़ में एक हलचल हुई, लोग धीरे धीरे रास्ता छोड़ने लगे, और तभी बाजार के बीचों बीच आकर रुकी। एक पुलिस जीप से उतरा। एक लंबा चौड़ा कद का आदमी, आंखों में घमंड, चेहरे पर क्रूर मुस्कान। इंस्पेक्टर दिनेश यादव। उसकी चाल में ऐसा रौब था जैसे पूरा इलाका उसी के इशारों पर चलता हो। उसके पीछे पीछे 2 हवलदार भी उतरते हैं और बिना कुछ कहे सीधे रामदुलारी के ठेले की तरफ बढ़ जाते हैं। ओ बुहिया! फिर से आ गई, दिनेश की आवाज में तिरस्कार टपक रहा था। रामदुलारी घबराकर खड़ी हो गई। साहब, आज तो बस थोड़ा सा ही बेचा है, कल दे दूंगी। दिनेश हंसा, लेकिन वह हंसी इंसान की नहीं थी। कल कल हर बार यही बोलती है, लगता है तुझे समझ नहीं आता। इतना कहकर उसने अचानक पैर उठाया और एक जोरदार लात ठेले पर मार दी। एक पल में सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं, टमाटर कीचड़ में लथपथ हो गए, हरी मिर्च धूल में मिल गई, आलू लुढ़कते हुए लोगों के पैरों के नीचे आ गए। रामदुलारी वहीं बैठ गई, उसके हाथ कांप रहे थे। साहब मत कीजिए, मेरा सब कुछ है ये। लेकिन दिनेश के चेहरे पर कोई असर नहीं था। उसके लिए यह बस एक खेल था, एक आदत थी, एक तरीका था अपनी ताकत दिखाने का। भीड़ खड़ी थी, सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सब जानते थे वर्दी से टकराना मतलब खुद को मुसीबत में डालना। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, साफ, ठंडी और सीधी, बस कीजिए। दिनेश ने पलट कर देखा। भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हुई एक लड़की आगे आ रही थी, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आग। उसका नाम था काव्या शर्मा। काव्या की चाल में डर नहीं था, हर कदम के साथ उसकी आंखें दिनेश की आंखों में टिकती जा रही थीं। वह सीधे रामदुलारी के ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। नीचे झुककर उसने एक टमाटर उठाया जो कीचड़ में सना हुआ था, और फिर सीधा दिनेश की तरफ देखा। आपको शर्म नहीं आती? एक बूढ़ी औरत के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए भीड़ में हलचल हुई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किसी ने इतनी हिम्मत पहले नहीं की थी। दिनेश की आंखें सिकुड़ गईं। तू कौन होती है? बीच में बोलने वाली काव्या ने बिना पीछे हटे जवाब दिया। एक नागरिक जिसे हक है गलत के खिलाफ बोलने का। दिनेश हंसा। हक? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? हाँ, काव्या ने कहा, एक ऐसे इंसान से जिसने वर्दी पहन रखी है लेकिन इंसानियत कहीं खो दी है। ये शब्द सुनते ही माहौल जम गया, हवलदार भी चौंक गए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। दिनेश का चेहरा लाल हो गया। जुबान संभाल के बात कर, लेकिन काव्या रुकी नहीं। आप कानून के रक्षक हैं या गुंडे? बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। दिनेश ने गुस्से में हाथ उठाया जैसे काव्या को थप्पड़ मारने वाला हो, लेकिन उससे पहले ही काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक सेकंड, बस एक सेकंड, और अगले ही पल चटाक पूरा बाजार उस आवाज से गूंज उठा। काव्या का हाथ दिनेश के चेहरे पर पड़ा था। सब कुछ थम गया। पंछियों की आवाज, लोगों की सांसें, हवा की सरसराहट, सब कुछ। दिनेश वहीं खड़ा रह गया, उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ, आंखें फैल गईं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। एक लड़की ने सबके सामने एक इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये क्या हो गया? किसी ने दिनेश यादव को थप्पड़ मार दिया, अब क्या होगा? लेकिन काव्या वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। ये थप्पड़ आपके चेहरे पर नहीं, आपके अहंकार पर है। और याद रखिए, हर बार कोई ना कोई आवाज उठेगी। दिनेश धीरे धीरे सीधा हुआ, उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, बदला। उसने होंठ भींचे और बहुत धीमी आवाज में कहा, आज तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी आवाज में इतना जहर था कि पास खड़े हवलदार भी सहम गए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। बिना डरे सच से डरने वाले ही बदला लेते हैं। दिनेश कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर अचानक मुड़ा और बिना कुछ कहे जीप की तरफ चल दिया। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो नजर साधारण नहीं थी, वो एक शिकारी की नजर थी जिसने अपने शिकार को पहचान लिया था। जीप चली गई, लेकिन उस दिन के बाद जौनपुर के उस बाजार में सिर्फ सब्जियों की खुशबू नहीं थी, वहां एक अनकहा डर भी तैर रहा था। लोग काव्या के पास आए, किसी ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, किसी ने उसे सावधान रहने को कहा। रामदुलारी ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा। बिटिया, तूने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, डरना बंद करना होगा अम्मा, तभी ये सब बंद होगा। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उसे भी एहसास था कि आज उसने सिर्फ एक इंस्पेक्टर को थप्पड़ नहीं मारा, उसने एक ऐसे आदमी के अहंकार को तोड़ा है जो अपनी हार कभी नहीं भूलता, और वही अहंकार अब बदले की आग बनकर भड़कने वाला था। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। बाजार खाली हो गया, लेकिन उस दिन की गूंज अब भी हवा में थी। काव्या अपने घर की तरफ चल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई कहीं अंधेरे में उसी का इंतजार कर रहा है, और यह कहानी अभी शुरू हुई है। शाम ढल चुकी थी और जौनपुर की गलियों पर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कुछ ऐसा पल रहा था जिसका अंदाजा काव्या को नहीं था। वह तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रही थी। दिन भर की घटना उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। भीड़ के सामने दिया गया वह थप्पड़, वह गूंज अभी भी उसके कानों में थी, और उसी के साथ एक अनजाना डर भी उसके भीतर कहीं गहराई में बैठता जा रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई है और इसमें डरने की कोई बात नहीं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि जिस इंसान को उसने चुनौती दी है वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक ऐसा दरोगा है जिसके लिए कानून सिर्फ एक खिलौना है। और ताकत उसका असली हथियार। अचानक उसे पीछे से आती जीप की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह आवाज लगातार उसके करीब आने लगी तो उसने पलटकर देखा। वही पुलिस जीप, वही हेडलाइट्स जो अंधेरे को चीरती हुई सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। जीप उसके पास आकर अचानक रुकती है, और उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर दिनेश यादव बाहर उतरता है। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान, लेकिन इस बार उसमें एक खतरनाक इरादा साफ दिखाई दे रहा था। तो आखिर मिल ही गई तू, दिनेश की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छुपा जहर साफ महसूस हो रहा था। काव्या ने खुद को संभाला और सीधे उसकी आंखों में देखा। रास्ता छोड़िए, मुझे घर जाना है। दिनेश, हंसा, घर जाएगी तू आज? तुझे ऐसा घर दिखाऊंगा जहां से निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। काव्या ने पीछे हटते हुए कहा, आपने अगर मुझे छूने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। दिनेश ने एक इशारा किया और उसके दोनों हवलदार तेजी से काव्या की तरफ बढ़े। काव्या ने तुरंत मुड़कर भागना शुरू कर दिया। अब सड़क पर सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और पीछे से आती भारी बूटों की धमक जो हर सेकंड उसके करीब आती जा रही थी। भागते हुए वह एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई, जहां दूर दूर तक कोई सड़ी भाग रहा था। दाहिने जा रही थी, जा रही थी। भागते हुए वह एक कच्चे रास्ते नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खेतों की लंबी कतारें। उसका सांस तेज हो चुका था, लेकिन वह रुकी नहीं। पीछे से दिनेश की आवाज आई, भाग ले, जितना भाग सकती है, आज बचकर नहीं जाएगी। काव्या ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन डर ने उसे रुकने नहीं दिया। सामने उसे गन्ने के घने खेत दिखाई दिए और बिना एक पल गंवाए वह उसमें घुस गई। गन्ने के लंबे पौधे उसके चेहरे को चीरते हुए निकल रहे थे, लेकिन उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। वह बस छिप जाना चाहती थी, कहीं भी जहां ये लोग उसे ढूंढ न पाएं। पीछे से हवलदारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, साहब इधर भागी है, यहीं कहीं छिपी होगी। दिनेश ने गुस्से में कहा, चारों तरफ से घेर लो, कोई भी रास्ता खुला नहीं रहना चाहिए। आज यह औरत मेरे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। काव्या एक जगह झुककर बैठ गई। उसने अपनी सांसों को रोकने की कोशिश की। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही हो। उसने अपने हाथ से मुंह दबा लिया ताकि उसकी सांसों की आवाज भी बाहर न जाए। पत्तों के बीच से उसे टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूमती दिखाई दे रही थी। हर कदम उसके करीब आता जा रहा था। एक हवलदार बिल्कुल पास से गुजरा। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
अगर उसने एक भी आवाज की तो सब खत्म हो जाएगा। दिनेश की आवाज फिर गूंजी, ढूंढो, उसे एक एक कोना छान मारो। अगर आज वो बच गई तो तुम सबकी खैर नहीं। काव्या के माँ थे, पर पसीना बह रहा था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर एक जिद भी जाग बाक में रहा था, लेकिन उसके भीतर एक जिद भी जाग बत है। वो बच गई डूहोबाज, बिहर में रहा था, दो हो का मरते हैं कि दो है, बात रह चुकी थी। वह हार नहीं मानेगी। अचानक उसका पैर फिसला और हल्की सी आवाज हुई, टॉर्च की रोशनी। तुरंत उसकी दिशा में मुड़ी, वहीं है, पकड़ो उसे। आवाज सुनते ही काव्या उठी और फिर से भागने लगी। अब वह और गहराई में खेत के अंदर घुस चुकी थी। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, सांस फूल चुकी थी, लेकिन रुकना मतलब हारना था, और आज वह हार नहीं सकती थी। भागते भागते उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह जोर से गिर पड़ी। उसके हाथ में चोट लग गई, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को तुरंत उठाया नहीं। काव्या, आज गिरना मतलब खत्म हो जाना है, उसने खुद से कहा, और फिर से भागने लगी। पीछे से दिनेश हंस रहा था, उसकी हंसी पूरे खेत में गूंज रही थी। भागती रह जितना भाग सकती है, लेकिन आज तेरा खेल खत्म होगा। काव्या अब थक चुकी थी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन तभी उसे खेत के एक कोने में थोड़ा घना हिस्सा दिखाई दिया। वह तुरंत वहां जाकर बैठ गई और पूरी तरह झुककर खुद को छिपा लिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं, रोशनी पास आती जा रही थी। उसने धीरे से अपना फोन निकाला, स्क्रीन टिमटिमा रही थी, बैटरी लगभग खत्म थी, नेटवर्क भी बहुत कमजोर था। उसका हाथ कांप रहा था, किसे कॉल करे, कौन उसकी मदद करेगा। गांव का प्रधान भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था, उसका पति शहर से बाहर था, कोई भी नहीं था जो उसे बचा सके। तभी अचानक उसके दिमाग में एक चेहरा उभरा, डीएम आरती सिंह। कुछ दिन पहले ही गांव में एक सभा कर दे, डीएम आरती सिंह नाम हाद एक सभा देखा दे के दौरान उन्होंने कहा था, अगर कभी कोई परेशानी हो तो सीधे मुझे कॉल करना। काव्या की आंखों में एक आखिरी उम्मीद जागी। उसने कांपते हाथों से नंबर मिलाया, फोन बज रहा था। हर सेकंड उसके लिए जिंदगी और मौत के बीच का फर्क था। पीछे से कदमों की आवाज और करीब आ रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं, हे भगवान बस एक बार फोन उठ जाए। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। काव्या की सांसें तेज हो गईं। मैडम मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज मैडम जल्दी आ जाइए, मैं खेत में छिपी हूं, दरोगा दिनेश यादव मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे पकड़ना चाहता है। उसकी आवाज टूट रही थी, डर हर शब्द में साफ महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर एक मजबूत आवाज आई, घबराओ मत, मैं आ रही हूं, तुम बस खुद को सुरक्षित रखो। फोन कट गया, लेकिन अब काव्या के अंदर एक नई ताकत आ चुकी थी। वह अब अकेली नहीं थी, लेकिन बाहर मौत अब भी उसका इंतजार कर रही थी। और यह रात अभी बहुत लंबी होने वाली थी। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी, और जौनपुर के उस सुनसान इलाके में फैले सरसों और गन्ने के खेत अंधेरे की चादर में डूब चुके थे। लेकिन उस अंधेरे के भीतर एक डर था, जो हर पल गहरा होता जा रहा था। काव्या झुकी हुई सांस रोके उसी घने हिस्से में छिपी थी, जहां कुछ देर पहले उसने फोन किया था। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उस धड़कन में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद भी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी आवाज किसी तक पहुंच चुकी है। पर सवाल यह था कि क्या मदद समय पर पहुंचेगी, या उससे पहले ये दरिंदे उसे ढूंढ निकालेंगे। उसके कान हर आवाज पर टिके हुए थे, पत्तों की सरसराहट, बूटों की भारी आहट और टॉर्च की रोशनी, जो हर कुछ सेकंड में उसके पास आकर लौट जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हो और सही मौके का इंतजार कर रही हो। उधर दूसरी थे कि देशन साधा, जोहर में के नेकाहार थे। तरफ जिला मुख्यालय में माहौल अचानक बदल चुका था। डीएम आरती सिंह के कमरे में अभी कुछ देर पहले तक फाइलों की खामोश सरसराहट थी, लेकिन अब वहां तनाव की तेज लहर दौड़ चुकी थी। आरती की आंखों में सख्ती आ चुकी थी। फोन रखने के बाद वह कुछ सेकंड तक स्थिर खड़ी रहीं, जैसे पूरे बरदार में बर्दात हजी नाहा पा रहे, घटनाक्रम को अपने भीतर उतार रही हों। फिर अचानक उन्होंने कुर्सी पीछे धकेली और तेज कदमों से बाहर निकल गईं। उनके स्टाफ ने ऐसा तेवर पहले कम ही देखा था। मैडम कोई इमरजेंसी है, एक अधिकारी ने पूछा। आरती ने बिना रुके जवाब दिया, हाँ, और इस बार मामला सिर्फ कानून का नहीं इंसानियत का है, तुरंत गाड़ी तैयार करो।
और लोकेशन ट्रेस करवाओ। लेकिन अगले ही पल वह रुक गईं और पलटकर बोली, नहीं, फोर्स को अलर्ट मत करो। अभी नहीं। सब चौंक गए। मैडम, वह इलाका खतरनाक है और अगर दरोगा सच में शामिल है तो वह हथियारबंद भी हो सकता है। आपको अकेले जाना सही नहीं है। लेकिन आरती की आवाज अब और ठंडी हो चुकी थी। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ कि पुलिस पहुंच रही है तो वह भाग जाएगा और फिर किसी और काव्या की जिंदगी बर्बाद करेगा। आज उसे रंगे हाथ पकड़ना जरूरी है। मैं एक आम औरत बनकर जाऊंगी, कोई सरकारी गाड़ी नहीं, कोई सायरन नहीं। समझे? कमरे में सन्नाटा छा गया। यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन आरती की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं दी। कुछ ही मिनटों में वह अपनी आधिकारिक पहचान छोड़कर एक साधारण सूती साड़ी में बाहर निकलीं। उनके बाल साधारण तरीके से बंधे थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, सिर्फ आंखों में वही सख्ती और न्याय का संकल्प। एक पुरानी सी कार तैयार थी। ड्राइवर भी सादा कपड़ों में था। गाड़ी बिना किसी शोर के निकल गई। शहर की रोशनी पीछे छूटती चली गई और अंधेरा गहराता गया। रास्ता उबड़ खाबड़ था, लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हुई। आरती का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। समय हर सेकंड कीमती था। उधर खेतों में घिरती काव्या की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, शरीर थक चुका था और पैर अब साथ देने से इनकार कर रहे थे। लेकिन वह जानती थी कि रुकना मतलब खत्म होना है। उसने धीरे से सर उठाकर आसपास देखा। रोशनी अब पहले से ज्यादा करीब थी। एक हवलदार की आवाज आई, साहब लगता है यहीं कहीं छिपी है, भाग नहीं सकती। दिनेश की आवाज आई, ध्यान से ढूंढो, आज बचनी नहीं चाहिए। उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है, आज मैं उसका भाग नहीं सकती। दिनेश की आवाज आई, ध्यान से ढूंढो, हिसाब बराबर करूंगा। काव्या के भीतर फिर से डर की लहर दौड़ गई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला नहीं। अब डरने का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आज मैं हार गई तो कल ये लोग किसी और के साथ यही करेंगे। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में अब डर के साथ गुस्सा भी था। अचानक उसके फोन में हल्की सी रोशनी जली। एक मैसेज आया, लोकेशन शेयर ऑन। काव्या समझ गई कि उधर से ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। इसका मतलब मदद रास्ते में है, लेकिन तब तक उसे खुद को बचाना होगा। उसने धीरे से अपने आसपास की मिट्टी उठाई और हाथ में भर ली। अगर कोई पास आया तो वह खाली नहीं जाएगी। इसी बीच एक टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। वहां है, पकड़ो उसे, आवाज गूंजी। काव्या तुरंत उठी और पूरी ताकत से भागी। अब उसके पास छिपने का कोई मौका नहीं था। यह आखिरी दौड़ थी। उसके पैरों में दर्द था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। पीछे से दिनेश और उसके लोग दौड़ रहे थे। खेत के पौधे टूटते जा रहे थे। आवाजें और तेज होती जा रही थीं। रुक जा वरना गोली मार दूंगा, दिनेश चिल्लाया। लेकिन काव्या नहीं रुकी। उसके सामने अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बचना चाहे जैसे भी हो। दौड़ते दौड़ते वह खेत के किनारे पहुंच गई, जहां एक कच्ची सड़क थी। दूर उसे एक हल्की सी हेडलाइट दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़का। क्या यह वही है या फिर एक और खतरा? उसने बिना सोचे उस दिशा में दौड़ लगा दी। पीछे से कदमों की आवाज अब बहुत करीब थी। तभी गाड़ी अचानक उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक महिला बाहर निकली, साधारण साड़ी में, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। काव्या एक पल के लिए ठिठक गई। मैडम आप, उसकी आवाज कांप गई। महिला ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। डर मत, मैं आ गई हूं, अब कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल पीछे से दिनेश की हंसी गूंजी। ओ, तो यहां छिपी थी, और साथ में नई मेहमान भी मिल गई। आज तो किस्मत खुल गई लगता है। शिकार खुद चलकर जाल में आ गया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में बंदूक थी और आंखों में वही वहशीपन। अब खेल पलटने वाला था, लेकिन अभी किसी को नहीं पता था कि असली शिकारी कौन है और शिकार कौन बनने वाला है। रात की हवा भारी हो चुकी थी और आने वाले कुछ मिनट इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। रात और गहरी हो चुकी थी और उस सुनसान कच्ची सड़क पर खड़ी वह पुरानी सी कार जैसे आने वाले तूफान का गवाह बन चुकी थी। काव्या अभी भी हाँफ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिस महिला ने उसका हाथ थामा हुआ था, उसकी पकड़ मजबूत थी, स्थिर थी, जैसे उसे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। काव्या ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा भरोसा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पीछे से आती भारी बूटों की आवाज और तेज हंसी ने पूरे माहौल को चीर दिया।
ओहो, तो यहाँ छिपी थी और साथ में नई मेहमान भी मिल गई। लगता है आज किस्मत हम पर मेहरबान है। इंस्पेक्टर दिनेश यादव धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर वही शिकारी मुस्कान। उसके पीछे उसके हवलदार फैले हुए थे, जैसे किसी शिकार को घेरने आए हों। काव्या का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसके कदम पीछे नहीं हटे, क्योंकि उसके सामने खड़ी महिला ने धीरे से कहा, डरना मत, अब खेल बदलने वाला है। दिनेश करीब आ चुका था। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। और हंसा कौन है? तू हीरोइन बनकर इसे बचाने चली आई है, जानती भी है किससे उलझ रही है, रास्ता छोड़ दे और चुपचाप निकल जा, नहीं तो तेरी भी वही हालत करूंगा जो इसकी करने वाला हूं। उस महिला ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में कहा, रास्ता हमें नहीं, आपको छोड़ना होगा। आप जो कर रहे हैं वह कानून के खिलाफ है। दिनेश की हंसी और तेज हो गई। कानून मुझे सिखाएगी तू? यहां कानून मैं हूं, जो चाहूं वो करूं, समझी? उसने अपने हवलदारों को इशारा किया, दोनों को पकड़ लो और गाड़ी में डालो, आज मजा आएगा। काव्या पीछे हटने लगी, लेकिन महिला ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और एक कदम आगे बढ़ गई। उसकी आवाज अब थोड़ी सख्त हो चुकी थी। किसी महिला को इस तरह जबरदस्ती पकड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। दिनेश का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर वह झल्लाकर बोला, बहुत बोलती है तू, लगता है पहले तुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। उसने बंदूक थोड़ा ऊपर उठाई और काव्या की तरफ इशारा किया, अगर जरा भी हिली तो गोली मार दूंगा। काव्या का शरीर जैसे जम गया, लेकिन उस महिला के चेहरे पर अब भी कोई डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, बंदूक नीचे कर दो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यह सुनते ही दिनेश भड़क उठा, अरे तू मुझे धमकी दे रही है? यहां मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और तू मुझे सिखाएगी क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसने आगे बढ़कर उस महिला का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ उसे छू पाता, वह महिला एक कदम पीछे हटी और उसकी कलाई को जोर से झटक दिया। दिनेश एक पल के लिए चौंक गया। उसे लात होमा दिख कदम पीछे हटी। उम्मीद नहीं थी कि सामने वाली इतनी तेज प्रतिक्रिया देगी। काव्या भी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह महिला आखिर है कौन। लेकिन माहौल अब और खतरनाक हो चुका था। दिनेश ने गुस्से में दांत भींचे और चिल्लाया, पकड़ो इन्हें दोनों को, अभी यहीं खत्म कर दूंगा। अगर ज्यादा चालाकी दिखाई तो हवलदार तुरंत आगे बढ़े और कुछ ही सेकंड में दोनों को घेर लिया। काव्या ने छूटने की कोशिश की, लेकिन थकी हुई होने के कारण वह ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर पाई। उसे पकड़ लिया गया। दूसरी तरफ वह महिला भी अब घिरी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह सब कुछ पहले से जानती हो। दिनेश उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जीत का घमंड साफ दिख रहा था। देखा, आखिर पकड़ ही लिया ना। भागती रह जितना भाग सकती थी, अब कौन बचाएगा तुम्हें? उसने काव्या की ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त वह महिला आगे बढ़ी और उसके हाथ को झटक दिया। उसे छूने की कोशिश मत करना। दिनेश की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? अब तो मजा आएगा, पहले तेरी अकड़ निकालता हूं, फिर इसकी बारी आएगी। उसने अपने आदमी को इशारा किया, दोनों को गाड़ी में डालो, थाने ले चलते हैं, वहां आराम से पूछताछ करेंगे। हवलदारों ने उन्हें खींचकर गाड़ी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। काव्या के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह महिला अब भी सीधी खड़ी थी, जैसे वह हर कदम सोच समझकर उठा रही हो। गाड़ी के पास पहुंचते ही दिनेश ने आखिरी बार दोनों को देखा और मुस्कुराया, आज की रात तुम दोनों के लिए बहुत लंबी होने वाली है, और मैं देखता हूं कि तुम दोनों कितनी देर तक अपनी हिम्मत बचा पाती हो। काव्या की आंखों में डर था, लेकिन उस महिला की आंखों में अब एक अलग बात रहे डोते है। तुम हा हाथ रा हारा, जो कि डो डो में दोनों 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 डो में अपनी हिम्मत बचा पाती हो ही चमक थी, जैसे वह किसी सही पल का इंतजार कर रही हो, जैसे यह सब उसके प्लान का हिस्सा हो। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ और अंधेरी सड़क पर वह गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन दिनेश को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस शिकार को वह अपने कब्जे में ले जा रहा है, वह असल में उसके अंत की शुरुआत बनने वाला है। रात की हवा भारी थी और आने वाले कुछ मिनटों में सच सामने आने वाला था। लेकिन अभी खेल जारी था और असली चाल अभी बाकी थी।
थाने के बाहर खड़ी जीप के ब्रेक की चीखती आवाज के साथ रात का सन्नाटा जैसे टूट गया। गाड़ी रुकते ही हवलदारों ने दरवाजा खोला और काव्या को लगभग घसीटते हुए बाहर निकाला। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा थकान और डर से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी इधर उधर देख रही थीं, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हों। दूसरी तरफ वह महिला धीरे से गाड़ी से उतरी। उसकी चाल अब भी संतुलित थी, जैसे यह जगह उसके लिए नई नहीं बल्कि किसी तय मंजिल की तरह हो। दिनेश यादव जीप से उतरते ही अपने पूरे रौब में आ गया। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंजी, अंदर ले चलो, आज देखता हूं कितनी हिम्मत बची है इन दोनों में। हवलदार दोनों को पकड़कर अंदर ले गए। थाने का वह कमरा जहां पूछताछ होती थी, वहां की दीवारों पर पड़ी पीली रोशनी एक डरावना माहौल बना रही थी। एक टूटी कुर्सी, एक लोहे की मेज और कोने में रखी मोटी रस्सियां जैसे इस जगह की सच्चाई बयान कर रही थीं। काव्या को एक कुर्सी पर धक्का देकर बैठा दिया गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। दिनेश धीरे धीरे उसके सामने आया और झुककर उसके चेहरे के पास आ गया। अब बोल, कहाँ गई तेरी बहादुरी जो बाजार में दिखा रही थी? उसकी सांसों में शराब और घमंड की बदबू थी। काव्या ने आंखें बंद कीं, लेकिन कुछ नहीं कहा। दिनेश सीधा खड़ा हुआ और हंसा, लगता है डर ने सारी अकड़ निकाल दी। फिर उसने उस दूसरी महिला की तरफ देखा जो अभी भी बिना डरे खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी दिनेश की आंखों में थीं। दिनेश ने भौहें चढ़ाईं, तू अब भी खड़ी है, लगता है तुझे अपनी औकात समझानी पड़ेगी। उसने एक हवलदार को इशारा किया, इसे भी बैठा दो और दरवाजा बंद कर दो, अब यहां से कोई नहीं निकलेगा। हवलदार आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस महिला को पकड़ने की कोशिश की, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और भारी थी। बस बहुत हो गया। दिनेश एक पल के लिए ठिठक गया। यह लहजा आदेश देने वाला था, चुनौती देने वाला नहीं। उसने तिरस्कार से कहा, ओहो, अब तू मुझे नाम से बुलाएगी, लगता है तुझे सच में अपनी जान की परवाह नहीं है। महिला ने उसकी बात अनसुनी करते हुए सीधा कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। हवलदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दिनेश के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर गुस्सा उभरा। क्या बकवास कर रही है तू होती कौन है मुझे धमकाने वाली? महिला ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब वह साधारणपन नहीं था जो बाहर खेत में दिख रहा था। उनमें अब अधिकार था, सख्ती थी और एक ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसने साफ और दृढ़ आवाज में कहा, नाम याद रख लेना, आरती सिंह, जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर। जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजे, सब कुछ थम गया। हवलदारों के चेहरे पर खून सूख गया। एक ने तो अनजाने में कदम पीछे खींच लिया। दिनेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। कुछ सेकंड तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने हकलाते हुए कहा, ये मजाक है ना? तू मुझे बेवकूफ बना रही है। महिला अब पूरी तरह अपने असली रूप में थी। उसने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और सीधे उसकी आंखों के सामने लाकर रख दिया। पढ़ ले, और अगर फिर भी समझ ना आए तो बाहर खड़े गार्ड से पूछ ले। दिनेश के हाथ कांप रहे थे। उसने कार्ड लिया और जैसे ही उसकी नजर उस पर गई, उसकी सांस अटक गई। सब खत्म हो चुका था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई और अगले ही पल दरवाजा खुला। वर्दीधारी पुलिसकर्मी अंदर घुसे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। पूरा थाना अब कंट्रोल में लिया जा चुका था। एक अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर दिनेश यादव, आपको आपके पद का दुरुपयोग करने, अवैध हिरासत और एक महिला के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। दिनेश के हाथ से कार्ड गिर गया। उसके चेहरे पर अब सिर्फ डर था। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। काव्या यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, राहत के थे। आरती ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने दिनेश की तरफ देखा। उनकी आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ कठोर सच्चाई थी। वर्दी तुम्हें लोगों की रक्षा करने के लिए दी गई थी, ना कि उन्हें डराने के लिए। तुमने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ा है जो लोग इस वर्दी पर करते हैं। हवलदारों को भी हिरासत में ले लिया गया। पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई।
जो लोग कुछ देर पहले तक दिनेश के इशारों पर चल रहे थे, अब वही सिर झुकाए खड़े थे। काव्या धीरे धीरे कुर्सी से उठी, उसके कदम अब स्थिर थे। उसने पहली बार गहरी सांस ली, जैसे लंबे समय बाद उसे खुली हवा मिली हो। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा पल अभी बाकी था, क्योंकि आज सिर्फ एक दरोगा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आज उस डर की जड़ हिल गई थी जो सालों से लोगों के दिल में बैठा हुआ था, और यह तो बस शुरुआत थी। थाने के उस कमरे में जहां कुछ देर पहले तक डर और अत्याचार की गंध भरी हुई थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन यह खामोशी किसी तूफान के बाद की शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सच की शुरुआत थी जिसने सालों से दबे हुए डर को पहली बार आवाज दी थी। इंस्पेक्टर दिनेश यादव हथकड़ी में झकड़ा खड़ा था, उसका सिर झुका हुआ था, और चेहरे पर वही आदमी अब पहचान में नहीं आ रहा था जो कुछ घंटे पहले तक खुद को इस इलाके का मालिक समझता था। उसके हाथों में जो ताकत थी, वह अब उसकी कमजोरी बन चुकी थी, और जिस वर्दी पर उसे घमंड था, वही वर्दी अब उसके लिए शर्म का कारण बन चुकी थी। काव्या थोड़ी दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं था, बल्कि राहत थी, सुकून था, और एक ऐसी जीत का एहसास था जो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उसके लिए लाहत थोड़ी दूरी पर इंसान के लिए थी, जो सालों से चुप रहकर अत्याचार सहता आया था। आरती सिंह कमरे के बीचों बीच खड़ी थीं। उनकी आंखों में सख्ती अब भी बरकरार थी, लेकिन उस सख्ती के पीछे एक गहरी जिम्मेदारी का भाव भी था। उन्होंने धीरे से कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, और जो इसे तोड़ने की कोशिश करता है उसे एक दिन जवाब देना ही पड़ता है। उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन हर शब्द किसी हथौड़े की तरह दिनेश के अहंकार पर पड़ रहा था। तभी बाहर से शोर सुनाई देने लगा। खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग थाने के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। कोई यह देखने आया था कि आखिर क्या हुआ है, तो कोई सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद आज कुछ अलग हुआ है, शायद आज न्याय सच में जीत गया है। कुछ ही देर में राम दुलारी भी वहां पहुंच गई। उनके साथ कई गांव वाले थे। जैसे ही उन्होंने काव्या को देखा, वह दौड़ती हुई उसके पास आईं और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बिटिया, तू ठीक है ना? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। काव्या ने सिर हिलाया और पहली बार खुलकर सांस ली। हां अम्मा, अब सब ठीक है। आरती ने यह दृश्य देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि दिखाई दी, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश दिया कि इस पूरे मामले की जांच तुरंत शुरू की जाए, और जो भी इस अत्याचार में शामिल है उसे किसी भी हालत में छोड़ा न जाए। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक उदाहरण बनने वाला था कि अगर कोई वर्दी का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिनेश को बाहर ले जाया जा रहा था। भीड़ उसे देख रही थी। कुछ लोगों की आंखों में गुस्सा था, तो कुछ के चेहरे पर संतोष, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आज पहली बार लोगों के चेहरों पर डर नहीं था। काव्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक पल के लिए दिनेश के सामने आकर रुक गई। दिनेश ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में वही घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था, और शायद डर भी। काव्या ने शांत आवाज में कहा, आज जो हुआ वह सिर्फ मेरे लिए नहीं था, यह उन सबके लिए था जिनकी आवाज तुमने दबाई थी। और याद रखना, हर बार कोई ना कोई खड़ा होगा तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ। यह कहकर वह पीछे हट गई। दिनेश कुछ नहीं बोल पाया। उसके पास अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। रात धीरे धीरे खत्म होने लगी और आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी, जैसे एक नई सुबह ही इस कहानी के अंत को नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत को जन्म दे रही हो। अगले दिन पूरे जिले में इस घटना की चर्चा थी। अखबारों में खबर छपी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, काव्या शर्मा और डीएम आरती सिंह। लोग उन्हें साहस और न्याय की मिसाल के रूप में देखता काव्या शर्मा और डीएम आरती सिंह। लोग देखा साथ है दो में मारे कारगिर देख में देख आंखें देख में दो मान आरती सिंह लोग रहे थे। लेकिन इस कहानी की असली ताकत सिर्फ उनकी जीत में नहीं थी, बल्कि उस संदेश में थी जो इस घटना ने हर इंसान तक पहुंचाया था कि डर हमेशा के लिए नहीं रहता और अन्याय हमेशा जीतता नहीं है। अगर कोई एक भी इंसान खड़ा हो जाए तो पूरी व्यवस्था बदल सकती है। काव्या अपने घर के बाहर खड़ी सूरज की पहली किरण को देख रही थी। उसके चेहरे पर अब शांति थी, लेकिन उसके भीतर एक नई ताकत भी थी। उसने धीरे से खुद से कहा, आज जो हुआ वह अंत नहीं है, यह शुरुआत है, और मैं अब कभी चुप नहीं रहूंगी।
दूसरी तरफ आरती सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर अगले काम की तरफ बढ़ चुकी थीं। उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उनकी जिम्मेदारी थी, उनका कर्तव्य था, और वह जानती थीं कि इस रास्ते पर उन्हें अभी और भी लड़ाइयां लड़नी हैं। लेकिन आज की जीत ने उन्हें यह यकीन दिला दिया था कि सही रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अंत में जीत उसी की होती है। और अब अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर आप काव्या की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी उस दिन चुप रहते या फिर आवाज उठाते? क्योंकि सच यही है कि हर शहर, हर गांव में कहीं न कहीं एक दिनेश छिपा हुआ है, और हर दिन किसी न किसी काव्या की परीक्षा होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डरकर चुप हो जाता है और कोई खड़े होकर इतिहास बदल देता है। अगर आपको लगता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि हर काव्या को न्याय मिलना चाहिए, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यह समझ सकें कि चुप रहना सबसे बड़ी कमजोरी है और आवाज उठाना सबसे बड़ी ताकत। क्योंकि जब आप बोलते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। और याद रखिए, कानून तभी मजबूत होता है जब लोग उसे मजबूत बनाने की हिम्मत रखते हैं,